नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करने जा रहे हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और अभी जो हम ये वीडियो वगैरह बना रहे हैं खास तौर से ध्यान में रखते हुए जो रीट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, और हम रीट का जो सिलेबस है उसी को कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ तो देखो, संख्या पद्धति में बहुत सारी बातें होती हैं अंक और संख्या के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ अंक के बारे में। और एक होता है हमारा संख्या होती है डिजिट। तो देखो, अंक अकेला होता है और संख्या कई अंकों से मिलकर के बनती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से ये क्या होते हैं, हमारे अंक होते हैं। और संख्याएं कई अंकों से मिलकर के बनती हैं। अब जो संख्या के बारे में बात की जाए तो संख्या के बारे में बात करते हैं। पहले हम यहाँ जो हमारे पास में प्राकृत संख्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स, दो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो गिनती के अनुसार हो। अगर आपको कोई चीज काउंट करनी है, कहीं आपको गिनती करनी है, तो कहां शुरू करोगे आप? हम एक से शुरू करते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट हो, एक है, दो है, तीन है, चार है, इस प्रकार से। और ऐसा एक से शुरू होने वाली संख्याएं या यूं कहो गिनती के अनुसार चलने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों, यहां जो संख्याएं, इनको हम ऐसे ही नहीं लगाते हैं। आप या तो इनको इस प्रकार लिख दो, अगर हम इसको इस प्रकार नहीं लिखते हैं तो यहां इस प्रकार से कोई भी है और उसके बाद में केवल हम यहां तीन बिंदी लगाते हैं। और तीन बिंदी का मतलब हमारा इनफाइनाइट होता है, अनंत से ही होता है हमारा। यहाँ आप इसको ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो। यहाँ तो इस प्रकार से हम प्राकृत संख्याओं को पहचान सकते हैं। अब वो प्राकृत संख्याओं में जो बात आती है कि कई बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 1 से 100 तक की गिनती है उसमें एक एक के अंक कितने होते हैं या शून्य कितनी होती हैं। तो हमसे कई बार ये सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब देखो, हम यहां बात करें 1 से और 100 तक की गिनती में, 1 से और 100 तक की गिनती में तो बात करते हैं। तो यहां जो शून्य है, शून्य की संख्या 11 होती है। 11 कैसे होती है? 10 है, 20 है, 30 है, 40 50 60 70 80 90। 90 तो हुई 9 जीरो, और 100 में 2। इस प्रकार शून्यों की जो संख्या है, जीरो की जो संख्या है वो कितनी होती है? 11। अगर हम एक एक के अंक काउंट करते हैं तो 1 से और 100 तक एक एक के अंक कितने होते हैं? यहाँ तो एक एक के अंक होते हैं कितने? 21 होते हैं। और जो बाकी बचे हुए अंक हैं, चाहे भले आपका 2 का है, 3 का है, 5 का है, 7 का है, कोई भी अंक है, बाकी जो बचे हुए अंक हैं उनकी संख्या होती है कितनी? 20 होती है। यहाँ तो शेष अंकों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अच्छा बताओ, 5 5 के अंक कितने होते हैं? 20। 7 7 के अंक कितने होते हैं? 20। 9 9 के अंक कितने होते हैं? 20। और एक एक के जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं हमारे? 21। 1 से 100 तक की गिनती में शून्य की संख्या कितनी होती है? यहाँ 11 होती है। शून्य 11 है, एक एक के अंक 21, और जो बाकी बचे हुए अंक है वो यहाँ 20 होते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ कई बार हमसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम 1 से 100 तक की गिनती लिखते हैं तो उसमें कितने अंक होते हैं? मैं आपसे पहले कह चुका हूं, अंक अकेला होता है और संख्या कई अंकों से मिलकर बनती है। वहां तो उनके लिए हमको आवश्यकता होगी कि हमारे पास में संख्या पद्धति में एक एक अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं, दो दो अंक वाली संख्या कितनी होती हैं, या तीन तीन अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं। तो वो हम आगे देखते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, यहां संख्या पद्धति में एक अंक वाली संख्या 9 होती है। एक अंक वाली संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से है। और दो अंक वाली संख्या है, दो अंक वाली संख्या शुरू होती है 10 से और कहां तक? 99 तक।
3 अंक वाली संख्या शुरू होती है 100 से और कहां तक 999 तक। यहाँ अब दो कैसे, यहाँ 1 अंक वाली संख्या 9, 2 अंक वाली 90, 3 अंक वाली 900, 4 अंक वाली 9000 और 5 अंक वाली 90000। आपको तो केवल 9 का ध्यान रखना है और आपको जितने अंक वाली संख्या बनानी है उसके साथ में शून्य लगा देनी है। अब लोग कैसे, यहाँ इसी को ध्यान में रखते हुए हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है। आपने भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा होगा, वहां का पूछा जाता है कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने अंक होते हैं। हम बात करें 1 से 100 तक की गिनती में कुल अंकों की संख्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ अंकों की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ अंक कैसे होते हैं, कुछ 100 तक की गिनती में 1 अंक वाली होती है, कुछ 2 अंक वाली और कुछ 3 अंक वाली संख्या होती है। तो देखो यहाँ 1 अंक वाली संख्या हम बात कर रहे हैं, ध्यान रहे 100 तक की, तो यहां 1 अंक वाली संख्या, दो अंक वाली संख्या, और 3 अंकों वाली संख्या। अब देखो हम 100 तक की बात करें तो 1 अंक वाली संख्याएं केवल 9 होती हैं और 2 अंक वाली होती है 90 और 3 अंक वाली अकेली 100 ही है। तो यहां पूछा कुल अंक, तो देखो यहां हमसे कुल अंक जब पूछा जाता है तो कैसे, देखो 1 अंक वाली संख्या 9 है तो यहां 9 अंक बन गए। 90 संख्या ऐसी हैं जो 2 अंक वाली हैं, इस प्रकार यहां 180 बन गई और 3 अंक वाली संख्या अकेली 100 है, इस प्रकार हमारे पास में कुल कितने, यहाँ 192 अंक आ गए। कई बार हमसे प्रश्न सीधा ही पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल अंक कितने होते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये जो बेसिक बातें हैं इन पर आधारित हमारे लिए कई बार एग्जाम में सीधे प्रश्न आ जाते हैं। अच्छा बताओ 1 से 100 तक की गिनती में शून्य कितने होते हैं, 11। 1 के अंक 21 होते हैं, बाकी बचे हुए अंक 20 होते हैं और 1 से 100 तक की गिनती में कुल अंक कितने होते हैं, यहां 192 अंक होते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम यहां बात करते हैं देखो कि प्राकृत संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं। ये वाला प्रश्न हमारे लिए कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं। देखो कैसे, हमसे अब भैया 1 से और 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। कहां तक, 100 तक। याद रहे मैथ्स में जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें n के केवल 2 ही अर्थ निकलते हैं, या तो n का मतलब होता है गुना या n का मतलब है तक। कहां तक, 100 तक, 80 तक, 500 तक, 400 तक। हमसे कहा है कहां तक, 100 तक, तो n का मतलब होगा कितना, यहाँ 100 और वहां 101/2, इस प्रकार काटने पर यहां कितना आ गया, 5050 आ गया। ठीक है, तो यहां हम इसको भी याद रख सकते हैं अगर हमको टाइम बचाना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बेसिक हैं और एग्जाम में सीधे ही पूछ जाते हैं यहाँ कि 1 से 100 तक की जो संख्या है उनका योग कितना है, तो आपको रट लेना कितना है, 5050 है। हाँ एक बात और आती है, ये तो लगातार संख्याओं के बारे में बात कही गई है, यहाँ कि लगातार संख्या के बारे में बात की गई है कि यहाँ उनका योग कितना है। बट अगर बाई चांस वो आपसे पूछ ले कि यहाँ आपको 61 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, अब उसने यहां हमसे बीच से पूछ लिया कि 61 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो हमारे मन में क्या विचार आया कि पहले हम यहां 1 से 100 तक का योग कर लें, फिर उसमें से हम 1 से 60 तक का योग घटा देंगे, तो अपने आप वहां 61 से 100 तक की संख्याओं का योग रह जाएगा। ये बिल्कुल सही तरीका, हम कर सकते हैं ऐसा। तो देखते हैं कैसे, कि पहले हमको यहाँ 1 से और 100 तक का योग पता करना है। तो यहाँ 1 से 100 तक योग, n का मतलब होता है तक, कहां तक, 100 तक, और इस प्रकार यहाँ 5050 हो गया। अब यहाँ 1 से 60 तक, 1 से 60 तक का जो योग है तो 60 और इंटू यहाँ 61/2 और यहाँ कितना आ गया, 30 आ गया यहाँ, तो 0 3 और 18 है।
इस प्रकार से यहाँ कितना गया 3220 आ गया। कितना है तो 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो कितना यहाँ 3220 है। आप चाहो तो इसको शीघ्र कर सकते हो जल्दी। कैसे कि अगर हमको बीच में कहीं से कहीं तक का योग पता करना है, जैसे आपको ए से और एन तक का योग पता करना है, बीच में से पता करना है, तो वहां फॉर्मूला होता है हमारे लिए, पहले तो उन दोनों को जोड़ देना है जहां से जहां तक का है, फिर यहां उनका जो डिफरेंस है, जो उनका अंतर है, उसमें एक जोड़ के फिर वहां आधा कर देना है। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि 61 से और 100 तक, तो पहले आप यहां दोनों को योग करो, 161, दोनों का अंतर किया मैंने 39, कितना गया 39 और एक, और इस प्रकार मैंने यहां 2 से काट दिया, कितना गया 20, और इस प्रकार 3220 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों देखो हम आगे बात करते हैं यहां पूर्ण संख्याएं। तो देखो ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। तो देखो कैसे, यहां हम तीनों की तुलना कर लेते हैं। ये यहां बता रखा है प्राकृत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। इसको हम एन से शो करते हैं, किससे, एन से। तो यहां होती देखो, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से, और यहां ऐसा कर सकते हैं। यहाँ एक होता है यहां पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, और यहां इस प्रकार से जो होल नंबर्स होते हैं, यहां 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से। और ये एक होता हमारा पूर्णांक संख्याएं, अब यहाँ पूर्णांक संख्या कैसे होती है, यहाँ ये 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3, इस प्रकार से, और एक तरफ चलती है वहां ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं। ठीक है, अब उनको याद कैसे करेंगे, यहाँ प्राकृत संख्याएं गिनती के अनुसार चलती हैं और पूर्ण संख्याएं शुरू होती कहां से, 0 से। आप इसको समझें कि अगर उनमें 0 शामिल है तो ही वो पूर्ण संख्याएं, अन्यथा कैसी है, वो प्राकृत संख्या। अब पूर्णांक को कैसे याद रखें, देखो पूर्णांक को कैसे याद रखें, पूर्णांक को, पूर्ण अंक, जो संख्याएं पूरे पूरे अंकों में हो वो हमारी पूर्णांक संख्याएं, चाहे बने वो धनात्मक है, चाहे बने वो ऋणात्मक है, लेकिन पूरे पूरे अंकों में हो। अच्छा 2.5 पूर्णांक है क्या, नहीं। 3 सही 1/2 पूर्णांक है क्या, नहीं। तो जो संख्या पूरे पूरे अंकों में आ जाए वो संख्या हमारी पूर्णांक संख्या होती है। यहाँ तो देखो यहाँ ये 0 है, 0 एक न्यूट्रल संख्या होती है। कैसी होती है, न्यूट्रल। 0 पर कोई भी चिन्ह नहीं होता है, न तो ये धनात्मक होती है न ही ये ऋणात्मक होती है। और देखो ये संख्याएं धनात्मक है, ध्यान रहे, हम धनात्मक की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो संख्याएं बढ़ती जाएंगी। बट ऋणात्मक में क्या होता है, आप जैसे जैसे ऋणात्मक में जाओगे तो वैसे वैसे वो संख्याएं घटेंगी। अच्छा बताओ, -15 में और -16 में कौन छोटा है, -16 छोटा है, और यहां -15 कैसा है, बड़ा है। मैंने कहा था ना आपसे, जैसे जैसे आप माइनस वाले संख्याओं में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो संख्याएं घटती हुई चली जाती हैं। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ बढ़ती चली जाती है, ये तुम जानते हैं। यहाँ 3 और यहाँ 5 है, तो कौन सी क्या बड़ी है, 5 बड़ी है। बट ऋणात्मक इसका उल्टा होता है। तो विद्यार्थी देखो यहां सम संख्या और विषम संख्या के बारे में और बात करते हैं। तो देखो सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इवन और नंबर। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए,
जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाए वो संख्याएं सम संख्या, अर्थात उनका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4, 6 या 8 हो, जिनमें इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, यानी कि जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चल जाए वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। और 2 विषम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वो हमारी सारी की सारी कैसी होती है भाई, यहाँ विषम संख्याएं होती हैं। अच्छा देखो एक बात, यहाँ कई बार हमसे सम और विषम संख्याओं का योग भी पूछ लेता है। यहाँ अगर वो आपसे पूछता है सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का जो योग है वो होता है हमारा x और x प्लस ए। अब सोच लो आप कि अभी तो हमने यहाँ जो भी फॉर्मूले थे उनमें जनरली n यूज किया था। n हमारे लिए आता है जब लगातार संख्याएं हो। अब x हमने क्यों यूज किया यहाँ, कारण क्या है कि सम और विषम अल्टरनेट आती हैं, एक छोड़ के एक आती है यहाँ, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये, तो उनमें क्या होता है कि आधी सम और आधी विषम हो जाती है। यहाँ x का मतलब हमारा केवल सम संख्याओं से है। अच्छा बताओ, यहाँ हम 100 तक की बात करें, 100 तक सम संख्या कितनी होती है 50, विषम संख्याएं 50 होती हैं, आधी सम और आधी विषम। 80 तक सम संख्याएं 40, विषम भी 40। अच्छा 35 तक सम संख्याएं 17.5 नहीं, 35 का आधा होता नहीं है, तुमको 34 का आधा करना है, तो 34 का आधा किया तो कितना 17 है, 17 तो हमारे पास में सम संख्या है और 18 हमारे पास में विषम संख्या है। अच्छा बताओ 15 तक सम संख्या है, 7.5 नहीं करना है, 15 का मतलब होता है 14 से आधी वाली कंडीशन में आता है, 14 का आधा कितना 7, 7 तो सम संख्याएं हैं और 8 विषम संख्या है। तो यहां वही बात ये है कि 1 से और 100 तक सम संख्याओं का योग निकालना है। तो देखो कहां से कहां तक, 1 से और 100 तक की बात कर रहा है। यहां जो x है वो हमारे पास में केवल सम संख्या ही होनी चाहिए, जहां तक भी संख्या में हमको सम संख्या छांट के आधी आधी कर लेनी है यहाँ। तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो कितनी है 50, 50 और 51, इस प्रकार 0 और 2550 आ गया। ये तो बात थी किसकी, सम संख्याओं का योग निकालने वाली बात थी। बट अगर बाय चांस आपको यहाँ विषम संख्याओं का योग निकालना पड़ जाए, तो विषम संख्याओं का योग निकालने का होता है फॉर्मूला x²। अगर हमसे कहे कि भाई वो कि 1 से 100 तक हो और यहाँ विषम संख्याओं का योग कितना है, अगर वो आपसे यहाँ विषम संख्या योग पूछा है तो पहले वो यहाँ x का मान पता करना है। तो x के लिए करना क्या है, उसका आधा कर देना है। तो उसका आधा करने पर कितना गया 50, और यहाँ 50 का वर्ग करने पर कितना गया 2500। इस प्रकार विषम संख्याओं का जो योग 2500 है और सम संख्याओं का योग 2550 है। तो विद्यार्थियों देखो, अब हम आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं, और यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं ये वाला प्रश्न आपने लगभग हर एक एग्जाम में देखा होगा। आपका रीटी नहीं, आपका बैंक है, एसएससी है, मतलब जो भी एग्जाम होते हैं लगभग सब जगह आता है। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या रूट संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स। तो विद्यार्थी ध्यान रखना है, हमको किताबी ज्ञान से लेना देनी है। आप तो कभी भी मैथ्स को पढ़ो तो एक टारगेट रखो कि हमको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, किताब में क्या लिखा हुआ है, हमारे गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, हमको लेने देनी। हमको तो वो चीज लंबे समय तक याद रहनी चाहिए बस। यहाँ अब तो अगर हम किताबी परिभाषा की बात करें, यहाँ अभाज्य संख्या की जो किताबी परिभाषा है वो क्या है कि ऐसी संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, एक व स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। लेकिन हमारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा परिभाषा ने क्या कहा है। अब देखो आपको तो सावधानी रखना है, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है। कैसे, यहाँ का देखो अभाज्य संख्या है, अभाज्य जिनको विभाजित ना कर सकें, ऐसी संख्या जिनको विभाजित ना कर सकें, जिनको तोड़ ना सकें,
जिनके प्रॉपर फैक्टर ना हो सके वो संख्या कहलाती हैं कौन सी? अभाज्य संख्या। जिनके हम आसानी से, जिनके कैसे आसानी से टुकड़े ना कर सकें। यहाँ जैसे कि हमारे पास में आ गया 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19 है, 23 है। इस प्रकार से कैसी है हमारे पास में यहाँ? ये इस प्रकार से अभाज्य संख्या है। विद्वानों यहाँ आप इनफिनिट मत लगा देना, क्योंकि अभाज्य संख्याएं अनंत नहीं है। ये धीरे आगे चलते चलते किसी एक संख्या पर जाकर के खत्म हो रही है, तो वहां ये वाला साइन आपको नहीं लगाना है। अब जो यहाँ बात कर रहे हैं किस बारे में? यहाँ अभाज्य संख्या है। तो देखो, जिनके आसानी से टुकड़े नहीं हो सके, तोड़ो आप 2, 3, 5 आसानी से नहीं तोड़ रहे हैं और आसानी से टूटने वाली कंडीशन में नहीं है। तो देखो, हमसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कौन सी? 2 होती है। यहाँ एक होता है हमारा सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। अब बात कर रहा है सम अभाज्य, अभाज्य भी हो और वो सम हो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सम संख्याएं। तो हमारे पास में जितनी भी सम संख्याएं हैं लगभग सारी हमारे कहाँ आती हैं? भाज्य संख्या में आती हैं। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ, चलो पढ़ लेते थे। वो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्याएं या यौगिक संख्या, इनके कई नाम है। नाम और उपनाम हमको याद होनी चाहिए प्रॉपर यहाँ, यानी कि हम इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मैंने कहा था आपसे कि ऐसी संख्या जिनके आसानी से टुकड़े नहीं हो सके वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्याएं, जिनको हम आसानी से विभाजित ना कर सके। भाज्य संख्या जिनको हम आसानी से विभाजित कर सके। यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, ये 7 कैसी हमारी भाज्य संख्या है। तो देखो, हम बात कर रहे थे यहाँ सम संख्याओं के बारे में। तो जितनी भी हमारे पास में सम संख्याएं लगभग हमारी सारी कहाँ दे रखी है? केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या में आती है, इसलिए हम 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो ध्यान रखना इनको कि ऐसी संख्या जिनके आसानी से टुकड़े हो जाएं। देखो यहाँ तोड़ो तो 2 दूना 4 है, 2 3 6, 4 दूना 8, 3 3 9, 2 5 10, 4 3 12, 6 दूना 12, 2 7 14, 3 5 15। ये आसानी से टूट रहे हैं, आसानी से फैक्टर हो रहे हैं। बट 2 तोड़ो 7 को, 7 एकम 1 नहीं, उसके अलावा यहाँ। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कैसी संख्या थी? यहाँ भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बात की है। तो विद्यार्थियों, हम यहाँ बात कर रहे थे यहाँ भाज्य अभाज्य बारे में। भाज्य अभाज्य में हमने सारी संख्या पढ़ ली, लेकिन हमने एक का ध्यान नहीं रखा। अब जो हमने एक को, एक ने तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या है, तो हम एक को कहीं भी काउंट नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, एक न तो भाज्य है, नहीं अभाज्य है। अच्छा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 2 होती है। ऐसी संख्या, ऐसी सम संख्या जो अभाज्य भी है कौन सी है? 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। एक न तो भाज्य होती है और नहीं अभाज्य संख्या होती है। अब जो हम बात करते हैं यहाँ कि अभाज्य और भाज्य संख्या अगर हमको गणना करनी पड़ जाए, उनकी काउंटिंग करनी पड़े, तो हम यहाँ किस प्रकार काउंटिंग करते हैं? तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ बात करेंगे यहाँ अभाज्य संख्याओं की अगर हमको काउंटिंग करनी पड़ जाए यहाँ, तो देखो अभाज्य संख्याओं की अगर हम एक नजर डालते हैं यहाँ अभाज्य संख्याएं कैसे ली है। देखो 2 3 5 7 11 13, यहाँ इनमें अंतर कितने का रहा है? 1 का रहा है। यहाँ 2 का है, 2 का है, 4 का है, 2 का है, 4 का है। फिर यहाँ कितने का आ गया? 2 का आ गया, 4 का आ गया, 6 का आ गया, 2 का आ गया। मतलब देखो, अगर हम इनके अंतर को देखें तो इनके अंतर में कोई भी सिमिलरिटी यानी कि समानता नहीं मिल रही है। आप जानते हो, अगर कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं है तो उसका कोई भी नियम भी नहीं बनता है। इसलिए अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने का कोई भी नियम न तो आज तक बना, नहीं भविष्य में बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये क्रमागत नहीं है, इनका जो अंतर है वो इक्वल नहीं रहा है। इसलिए हम चाहे तो थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं और आगे पीछे वाले संख्या उनसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं, 1 से 50 तक 15 होती हैं, 1 से 75 तक 21 होती हैं और 1 से 100 तक कितनी होती हैं? यहाँ 25 होती हैं।
बट बाई चांस अगर आपको यहाँ 1 से और 60 तक अभाज्य संख्याएं पता करने के लिए कहा जाए, कहां तक? 1 से 60 तक। अब दो कैसे? हमको पता है 1 से 50 तक कितनी होती है अभाज्य संख्याएं? 1 से 50 तक होती है कितनी? 15। और हमको बतानी कहां तक है? 60 तक बतानी है। अच्छा बताओ, 51 से 60 के बीच में कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं? अच्छा 57 नहीं है, 57 तो टूटने वाली संख्या है। देखो यहाँ तो हमारे पास में कौन सी आ गई? एक तो आ गई 53 और एक कौन सी आ गई हमारे यहाँ? एक आ गई 59। अच्छा 51 भी नहीं है, 17 से 51 तो कौन सी क्या? यहाँ 53 और 59 यानी कि 2 संख्याएं और बढ़ जाती हैं, तो 2 संख्याएं बढ़ती कितनी? यहाँ 17 हो गई। तो बताओ यहाँ 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 60 तक हमारे पास में 17 अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इस प्रकार इनको याद करने के बाद में आगे पीछे वाली संख्याएं भी ज्ञात तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संख्याएं होती हैं, बट जो इनको बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। याद नहीं रख पाने का कारण क्या है? वो इनको प्रॉपर समझते नहीं है, वो इनको सीधा पढ़ते हैं। अगर आपको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं याद करनी है तो ध्यान रखना, उनको उल्टा पढ़ना है। अब वो उल्टा हम किस प्रकार पढ़ते हैं वो देखते हैं। तो विद्यार्थियों, देखो हम यहाँ बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनको भिन्न के रूप में लिख सकें, जिनको बटे के रूप में लिख सकें, वो सभी हमारी कैसी होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। यहाँ भाई भिन्न के रूप में लिखने का मतलब नीचे कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए। यहाँ देखो यहाँ 5 है, हम 5 के नीचे हम 1 कर सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ इस प्रकार से 5 के बटे में कभी भी 0 नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर हमने यहाँ 0 कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ इनफिनिट हो जाएगा। यहाँ हम इसको 0 बटे में 5 कर सकते हैं यहाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखे, नीचे कभी भी 0 नहीं आना है। तो 0 क्या है? तो वो 0 आ गया, तो 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। कई बार सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? वहां संख्या देता है वहां, तो 0 क्या है? तो 0 हमारी परिमेय संख्या होती है। अब जिनको भिन्न के रूप में लिख सकें, हम इन सभी संख्याओं को भिन्न के रूप में कर सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 तो लगा सकते हैं। यहाँ देखो हमारे पास में जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृत संख्याएं, ये सारी तरीके से हैं परिमेय संख्याएं। पूर्ण संख्याएं परिमेय है, पूर्णांक संख्याएं परिमेय है। यहाँ सम संख्याएं, विषम संख्या कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। जो पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब जिनका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ इस प्रकार से हम इनका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 36 का 6 आ गया। तो सभी की सभी संख्या जिनका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकें, वो भी कैसी हमारी परिमेय संख्या। यहाँ आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती मतलब दशमलव के बाद वाली संख्याएं यदि निश्चित क्रम में रिपीट हो रही हैं तो हम उनको भी आराम से भिन्न के रूप में कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको यहाँ 0.57 बार कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो इसको 0.31 की बार कर सकते हैं। इनको भिन्न के रूप में कर सकते हैं। दशमलव वाली संख्याओं में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि दशमलव वाली संख्याओं में जो भी संख्या दे रखी है, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम काउंट कर सके, वो भी कैसी हमारी परिमेय संख्या। यहाँ तो देखो 0.342 कैसी है? ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्याओं को जिनको हम काउंट कर सकें, वो हमारी कैसी है? परिमेय संख्या है। दशमलव के बाद वाली संख्या निश्चित क्रम में रिपीट हो रही है, यानी कि आवर्ती अशांत है, वो कैसी हमारी? परिमेय संख्या है। अब आप सोचो कि सभी हमने सारी की सारी संख्या लगभग ले ली, तो वो हमारी परिमेय संख्या मांगी। फिर अपरिमेय में रहा क्या? तो अपरिमेय में केवल 3 बात ही आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी? अपूर्ण वर्ग संख्याएं, जो हम पढ़ रही हैं, इसका उल्टा है। अपूर्ण का मतलब जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सके, और जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा नहीं निकल सके वो कहलाती है हमारी करणी कहलाती है, सर्च कहलाती है। आपने पढ़ा होगा घातांक करणी, तो घातांक करणी में आता है ना, जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सके। √11 आ गया, √37 आ गया, √35 आ गया, √5 आ गया, √7 आ गया, जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सके। तो देखो अनावर्ती आसान,
यहाँ दशमलव के बाद वाली संख्याएं निश्चित क्रम में रिपीट हो रही थी, बट यहाँ दशमलव के बाद वाली संख्या निश्चित क्रम में रिपीट नहीं है। हम इनको बार के रूप में भी नहीं कर सकते। तो मतलब अगर निश्चित क्रम में नहीं है तो इनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते यहाँ। और एक हमारे पास में जो भी संकेत हैं, पाई है, ई है, एक्स है, ए है, तो जो भी हमारे पास संकेत है वो सारे कैसे हैं, वो सारे की सारी जो संख्या होती है हमारे पास में अपरिमेय संख्या। मतलब जो याद कैसे करना आपको, यहाँ मैं कहता हूं आपसे आप इनको उल्टा पढ़ोगे। भाई तो ये तो हमारी होगी परिमेय संख्या, तो आपको केवल ये तीन चीज ही याद रखनी है। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सके वो हमारी अपरिमेय संख्या है। दशमलव के बाद वाली संख्या निश्चित क्रम में रिपीट नहीं हो रही हो, यानी कि अनावर्ती आसान दशमलव, अपरिमेय संख्या है। और जो भी हमारे पास में संकेत हैं, पाई है, ई है, एक्स है, एक्चुअली इनका निश्चित मान नहीं होता है, हम तो इनको मानते हैं। माना कि वो संख्या है, पाई भी कौन सा है, पाई का मान कोई निश्चित थोड़ी होता है पाई का मान। तो यहाँ पाई क्या, पाई तो हमने स्थिरांक राशि मान रखी है, इसलिए हम इनको कैसे मानते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। कई बार हमसे प्रश्न में आता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है। देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे, मान लेते हैं यहाँ दो, हमारे पास में कोई भी संख्या ले लो आप, यहाँ मान लेते हैं हम ये संख्या ले लेते हैं, हमारे पास में 3 और 4 ले लेते हैं, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या है। अब इनके बीच में संख्या कैसे निकालते हैं, यहाँ हमने 3 को और 4 को जोड़ा, तो यहाँ कितना आ गया, 7/2 आ गया। फिर हमने यहाँ क्या किया, हमने 3 + 7/2 जोड़ा हमने यहाँ, तो देखो 2 3 6 और 7 13/2 आ गया, ये भी आ गया। इस प्रकार से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। याद रहे, दो परिमेय संख्याओं का योग या गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। आप खुद चेक कर सकते हो इसको। यहाँ देखो, यहाँ कोई भी संख्या ले लो, यहाँ 2 और 3 ले लो, यहाँ हमने 2 को और 3 को जोड़ा, कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो आप यहाँ, तो उनका जो योग है वो क्या गया, परिमेय संख्या आता है। गुणा करोगे तो भी कैसे आएगा, यहाँ परिमेय संख्या में ही आता है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो हम आगे अभी और संख्याएं पढ़ेंगे तो उनके बारे में हम जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।